स्टूडेंट्स। तो आज की हमारी जो क्लास है वो है हमारी क्लास MCO 05 हमारी बुक है जो उसका यूनिट 3 यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो आज की क्लास में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की पहले थ्योरीज पढ़ते हैं, ठीक है, एंड उसके बाद हम लोग इसका एक बहुत बढ़िया प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए और मैं आपको इसके और भी क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओके, सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखो, हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना 11th और 12th में सब में पढ़ रखा है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बहुत अच्छे से बेसिक जानते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि एक कंपनी की, एक फर्म की, एक प्रोप्राइटरशिप फर्म का वो बताती हैं कि स्टैब्लिशमेंट, वो मतलब कि जो उसकी परिस्थिति है, जो वो क्या काम कर रही है, वो क्या प्रॉफिट बना रही है, क्या वो आगे चलने लायक है कि नहीं। तो जो उसके बारे उसकी फाइनेंशियल क्या कह सकते हैं, स्थिति, फाइनेंशियल स्थिति के बारे में जो बताता है वो है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो हम लोग, लेकिन फिर भी हम लोग थ्योरी पे चलते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर इवैल्यूएटिंग द परफॉर्मेंस एंड प्रोस्पेक्टस ऑफ अ फर्म और कंपनी। जैसे कि मैंने अभी कहा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमें सारे सोर्सेज के बारे में बताता है कि जो हमारी कंपनी है वो आगे चलने लायक है कि नहीं है, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस के बारे में बताता है। They are prepared to provide reliable information about the earnings of business and its ability to earn profit in future। ये हमें बताता है कि जो हमारा बिजनेस है वो प्रॉफिट कमाने लायक है कि नहीं, चलाने लायक है कि नहीं, ठीक है। इन मॉडर्न अकाउंटिंग द टर्म फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेफर्स टू टू स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो तरह की स्टेटमेंट्स इंक्लूड होती हैं। जो फर्स्ट हमारी स्टेटमेंट है, बहुत अच्छे से आप लोग जानते हैं, फर्स्ट हमारी स्टेटमेंट है बैलेंस शीट एंड द सेकंड इज P&L अकाउंट, P&L ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, ठीक है, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। तो इसमें कोई समझाने वाली चीज़ नहीं है, बहुत जनरल नॉलेज है, आप लोग अच्छे से जानते हैं, आप सबने पढ़ रखा है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? बहुत सिंपल है, जैसा मैंने अभी कहा, वो हमारे बिजनेस ऑपरेशंस के बारे में हमको समझाता है कि वो सही काम कर रहे हैं कि नहीं, हमारी अभी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है उसके बारे में हमें बताती है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और हमारे सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन मतलब कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के द्वारा हमारे सभी डेटर्स, क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर्स, वो सब ये जान सकते हैं कि जो हमारी कंपनी है उसमें पैसा लगाने लायक हमारी कंपनी है कि नहीं। तो ये एक बहुत बड़ी सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट होगी ना उन सब के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हेल्प्स इन मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। तो मैनेजरियल डिसीजन लेने में हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारी बहुत हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आज हमारी जो कंपनी है उसने पिछले साल है ना 10 लाख का प्रॉफिट किया था पिछले साल, आज उसने 1 करोड़ का प्रॉफिट किया है, यानी कि अभी हमें फैसला लेने में हमारी हेल्प करेगी कि हमें इसकी और ब्रांचेस खोलनी चाहिए कि नहीं। तो इस तरह के डिसीजंस लेने में हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारी बहुत मददगार साबित होते हैं, ठीक है। एन इंडेक्स ऑफ सॉल्वेंसी ऑफ द कंसर्न। ओके, इसका मतलब है कि ये हमें हेल्प करता है हमारे कंपनी के बारे में बताने में कि कहीं हमारी कंपनी नुकसान में तो नहीं है, कहीं सॉल्वेंट तो नहीं होने वाली। सॉल्वेंसी से पहले हमें हमारी कंपनी की परिस्थिति बता देता है ताकि हम सभी चीज़ों को संभाल सकें, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बिजनेस। नेक्स्ट, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मैंने आपको बताया ट्रेडिंग और P&L अकाउंट और बैलेंस शीट, ये 3 चीज़ें हैं। इन 3 चीज़ों को हमें प्रिपेयर करना है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, लेकिन पहले हम लोगों को इनकी थ्योरी जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि थ्योरी, मैंने जैसा बोला कि 40% तक का जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, 40% तक का वो थ्योरेटिकल है, उसके बाद प्रैक्टिकल है, ठीक है। तो थ्योरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस। सो व्हाट इज़ ट्रेडिंग अकाउंट? ट्रेडिंग अकाउंट क्या है? तो ये जो नाम है ना, ये नाम कभी भूलना मत, ये आपको बहुत काम आएंगे आगे भी। तो अकॉर्डिंग टू J.R. Bartleby, the trading account shows the results of buying and selling of goods. In preparing this account, the general establishment charges are ignored and only the transaction in goods are included. देखो, इसकी सरल भाषा ये है कि ट्रेडिंग अकाउंट में जो हमारी फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं ना, हमारे गुड्स को बनाने से रिलेटेड, मतलब मैंने आज एक प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, एक प्रोडक्ट हमको बनाना है, उस प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ें लगेंगी। सबसे पहले हमारा लगेगा रॉ मटेरियल, उसके बाद उस पर हमारी जो लेबर लगेगी, ठीक है, जो हमारा लेबर लगेगा, उसके बाद हमारा जो लेबर के साथ हमारी जो फैक्ट्री जिसमें काम हो रहा है उस फैक्ट्री में कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल लग रहा है, फैक्ट्री में कितने लेबर लग रहे हैं, मतलब सब कुछ जो भी हमारा प्रोडक्ट से रिलेटेड खर्चा है ना, वो सब कुछ हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर दिखाते हैं। अंडरस्टूड। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ये इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, वेरी गुड।
ट्रेडिंग अकाउंट को बनाने की क्या ज़रूरत है हम लोगों को। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट ग्रॉस प्रॉफिट, द करंट फिगर कैन बी कंपेयर्ड विद अर्लियर वंस एंड रीजंस फंड फॉर वेरिएशंस। सिंपल सा लॉजिक है कि इसमें हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग लास्ट ईयर के ग्रॉस प्रॉफिट से मैच कर सकते हैं, क्या वेरिएशन है, प्लस है कि माइनस है, क्यों है, इसके रीजंस निकालने में हमको बहुत आसानी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है रेशियो ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल्स कैन हेल्प द ट्रेडर टू इम्प्रूव हिज बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या है कि हमें इन पॉइंट्स पे दिखाना है कि जो हम लोग रेशियोज निकालते हैं ना, तो वो रेशियोज हमें किस तरीके से मदद करते हैं। तो इसमें दिखाया गया है कि जो ट्रेडिंग अकाउंट है ना, उसमें जब हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पता है ना, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में सेल्स इंटू में 100, तो उससे जो हम लोग निकालते हैं उससे ये हमको मदद करता है कि जो हमारा बिजनेस है वो इंप्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, रेशियो ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस टू सेल्स विल हेल्प द ट्रेडर टू कंट्रोल एंड रैशनलाइज द एक्सपेंसेस। यानी कि जो हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस का रेशियो निकालते हैं सेल्स के द्वारा, ये हमको मदद करता है कि हमको एक्सपेंसेस को कैसे कंट्रोल करना है। ठीक है, नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑफ स्टॉक इन हैंड ऑफ द करंट ईयर विद दस ऑफ द प्रीवियस ईयर, रीजंस फॉर वेरिएशन कैन बी फाउंड आउट एंड स्टेप्स कैन बी टेकन टू एडजस्ट द थिंग्स मोर प्रॉफिटेबली। ओके, इसका मतलब है कि लास्ट ईयर के मुकाबले हमारा स्टॉक ऑफ मटेरियल अभी कितना बचा है, ज़्यादा बचा है कि कम बचा है। स्टॉक ऑफ मटेरियल अगर ज़्यादा बचा है तो क्यों बचा है, कम बचा है तो क्यों बचा है। ठीक है, तो इन सब कारणों को समझने के लिए, देखने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो हमारी बहुत हेल्प करता है। सो ये हमारे बिजनेस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू टोटल सेल प्रोसीड्स कैन हेल्प द ट्रेडर इन फिक्सिंग द प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो जो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, जो हमारा रेशियो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का टोटल सेल के मुकाबले में जो निकालते हैं ना, वो हमको जो MRP है वो डिसाइड करने में बहुत मदद करता है। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट हमारे बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके बिना तो कोई बिजनेस चल ही नहीं सकता। जितनी भी कंपनीज है, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट्स, ये सारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ना, इनके बिना आप किसी भी बिजनेस को रन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का परफॉर्मा। ट्रेडिंग अकाउंट का परफॉर्मा एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो हमने ये सब कर रखा है। क्या है कि जो सेकंड ईयर हमारा जो ये M.Com है ना, M.Com में बस हमको क्या करना है, हमारी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो क्वेश्चन बहुत आराम से होगा। बाकी ये सब बेसिक चीज़ें हम लोगों ने 11th-12th में भी पढ़ी हैं, इसमें इतना समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब क्वेश्चन करेंगे तो हमारी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो हमारे जो ट्रेडिंग अकाउंट का परफॉर्मा है, ऐसा आप देख सकते हैं कि ओपनिंग स्टॉक आता है, परचेजेस आता है, परचेज रिटर्न माइनस हो जाता है, सब चीज़ें आपको पता है। ठीक है, सेल क्लोजिंग स्टॉक, ग्रॉस लॉस। ये लॉस क्या है, जब भी कोई आग लग गई फैक्ट्री में, नुकसान हो गया, उसका कोई वो मिला, तो ये सब उसके रिलेटेड है। क्वेश्चन में आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, उसके बाद आपका है टैक्स, लोकल टैक्सेस हो गए, इम्पोर्ट ड्यूटी, कस्टम्स, लैंडिंग, यानी कि सारा फैक्ट्री से रिलेटेड है। ये फ्यूल, पावर, कंज्यूमेबल स्टोर, पैकिंग चार्जेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ये सब के सब जो है ये फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, नेक्स्ट है P&L अकाउंट। व्हाट इज P&L अकाउंट? तो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर कार्टर, अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज एन अकाउंट इनटू विच ऑल गेन्स एंड लॉसेस आर कलेक्टेड इन ऑर्डर ascertain the excess of gains over the losses of vice versa। यानी कि जो ये प्रोफेसर कार्टर है ना, इनके हिसाब से जो P&L अकाउंट है वो हमको मदद करता है कि हमने क्या पाया, क्या खोया, क्या गेन किया और क्या लॉस किया इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर। ये हमको वो जानने में मदद करती है P&L अकाउंट, और आगे के डिसीजंस लेने में हेल्प करती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे P&L अकाउंट के फीचर्स क्या हैं। देखो सिंपल से फीचर्स है, उन्हीं को एक्सपेंड करके बोल दिया गया है, लेकिन आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थ्योरेटिकल में हमारी जो लैंग्वेज है वो हमारी बुक्स के हिसाब से होनी चाहिए, ना कि हमारी लैंग्वेज होनी चाहिए। ठीक है, द P&L अकाउंट शॉल बी मेड आउट एज क्लियरली टू डिस्क्लोज द रिजल्ट ऑफ द वर्किंग ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। यानी कि जो P&L अकाउंट है ना, वो क्लियरली डिस्क्लोज करता है जो हमारी कंपनी की वर्किंग है पूरे साल के अंदर, वो लोगों को क्लियरली डिस्क्लोज करता है कि क्या एक्सपेंसेस थे, क्या खर्चे थे, क्या इनकम थी। ठीक है, फिगर्स रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर शुड ऑल्सो बी शोन अलॉन्ग विद द करंट ईयर फिगर्स। जो लास्ट ईयर की फिगर्स हैं वो भी करंट ईयर की फिगर्स के साथ शो की जाती हैं ताकि कंपैरिजन आसान हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है द अकाउंट शुड डिस्क्लोज क्वांटिटीज एंड वैल्यूज ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ मटेरियल परचेज एंड वेरियस प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस देयर ऑफ। यानी कि जितने भी वैल्यूज़ हैं सभी चीज़ों की, उनका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस अच्छे से दिखाया जाता है ताकि किसी भी चीज़ में किसी को कन्फ्यूजन ना हो। द अमाउंट प्रोवाइडेड फॉर डेप्रिसिएशन, रिन्यूअल्स, डिमिनिशन इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड द मेथड अडॉप्टेड फॉर मेकिंग सच प्रोविजंस। जितने भी देखो डेप्रिसिएशन, जितने भी प्रोविजंस हो गए, जितने प्रोविजन फॉर डेप्ट हो गए या जनरल रिजर्व्स हो गए, ये सब कुछ P&L में शो किया जाता है।
और उनको किस तरीके से शो किया है, कितना परसेंट शो किया है, वो सब शो किया जाता है। यानी कि P&L अकाउंट प्रॉपरली शो किया जाता है, अपने इन्वेस्टर्स को अच्छे से उनको दिखाता है कि क्या बिजनेस में काम हो रहा है। P&L अकाउंट में कुछ भी छुपाया नहीं जाता, सब डिस्क्लोज किया जाता है, ठीक है। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन ईच लाइक रेंट, सैलरीज, वेजेस एक्सेट्रा शुड बी डिस्क्लोज सेपरेटली। जितने भी खर्चे हैं, सैलरी में हमने खर्चा, अभी देखो इसमें क्या है, जितने भी खर्चेज अदर देन फैक्ट्री है, अंडरस्टूड, अदर देन फैक्ट्री, ओके, यानी ऑफिस रेंट, ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी बिल, सैलरीज। देखो सैलरीज और वेजेस में कहीं कोई कंफ्यूज ना हो जाना, सैलरी और वेजेस में फ़र्क है। वेजेस हम लोग लेबर को देते हैं जो कि फैक्ट्री में काम करते हैं, सैलरीज हम लोग इन वर्कर्स को देते हैं जो कि ऑफिस में काम करते हैं, ठीक है। तो इसलिए इन दोनों का अलग अलग लिखा गया है। सैलरीज जो है वो इसमें चार्ज होती हैं P&L अकाउंट में, और जितने भी ऑफिस से रिलेटेड खर्चे, मतलब कि फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे, उनसे जितने अलग खर्चे हैं वो हमारे P&L अकाउंट में शो किए जाते हैं। ये है हमारा P&L अकाउंट का परफॉर्मा। इसका परफॉर्मा थोड़ा बड़ा था। देखो मेरे इस परफॉर्मा में ना सारी चीज़ें, जितने पॉइंट्स हैं, जितने हम दिखा सकते हैं, मैंने सब दिखाया है। आप लोग इनको एक बार अच्छे से पढ़ लेना, कोई भी इशू है इनका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपको मदद हो। इसके परफॉर्मा का 2 स्क्रीनशॉट्स हैं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले हम देख लेते हैं क्या क्या हमने पुट किया है। देखो ग्रॉस लॉस ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, ये हमारा पुट हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफ ट्रांसफर फॉर ग्रॉस प्रॉफिट। ये जो ट्रेडिंग अकाउंट से प्रॉफिट आया तो वो हमारा क्रेडिट साइड आएगा, लॉस आया तो डेबिट साइड आएगा। सब आप सब जानते हैं, हमने ये क्वेश्चंस कर रखे हैं 11th-12th में, ये हमारे बहुत बेसिक क्वेश्चंस थे, बस उनको यहाँ पे एक्सपेंड किया गया है हमारे कॉन्सेप्ट्स के मुताबिक, ठीक है। तो आप लोग इनके स्क्रीनशॉट्स में इनकी वैल्यूज़ पढ़ लीजिएगा। ये सब बहुत आराम, चैरिटी है, ये एडवर्टाइजमेंट, कमीशन पेड है, फाइनेंशियल एक्सपेंस, ये सब हमने कर रखा है, ठीक है। सारे सेलिंग का लॉस वगैरह सब इधर आएगा, प्रॉफिट आएगा, सब आप देख लेना एक बार इनको अच्छे से। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, चाहे टेलीग्राम पे मुझसे ज्वाइन होकर टेलीग्राम पे मैसेज करना, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट के बारे में आप क्या जानते हैं? देखो बैलेंस शीट के बारे में तो हम इतना ही जानते हैं कि दोनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए, नहीं हुआ तो बहुत दुख होता है ना। नहीं, ऐसा नहीं है। Okay, a balance sheet. A balance sheet is a financial statement showing the assets, liabilities, and owners' equity or retained earnings of a company at a specific point in time. Typically, a balance sheet is made at the end of a month, quarter or a year. Show the financial position of the company. देखो इसमें बोला तो ऐसा किया है, लेकिन इतना सिंपल सी बात बताऊँ, बैलेंस शीट जो है ना हमेशा जो ईयर है उसके एंड में ही बनाई जाती है, ठीक है। और जो बैलेंस शीट है वो हमारे क्या शो करती है, आप सब जानते हैं, एसेट्स को, लाइबिलिटीज़ को, कैपिटल को, और जो लोन्स हैं, डेब्ट्स हैं, एडवांसेस हैं, इन सब को हमारा बैलेंस शीट के जितने एसेट्स और एक्सपेंसिव लाइबिलिटीज़ हैं उन सबको जो हमारी बैलेंस शीट है वो शो करती है, ठीक है। द बैलेंस शीट डिवाइडेड इंटू 3 सेक्शंस। एसेट्स आर एनीथिंग दैट हैव वैल्यू, आवर हाउस, कार, चेकिंग अकाउंट एक्सेट्रा, एंटीक चाइना सेट, ऑल आर द एसेट्स ऑफ कंपनी। देखो एसेट्स क्या हैं, कंपनी ने आज स्कूटर खरीदी लेबरों के जाने के लिए ताकि वो जाके कुरियर ला सकें वगैरह वगैरह, तो वो हमारी कंपनी की एसेट है। कंप्यूटर्स हमने अपने वर्कर्स को दे रखा है, जो हमारे कंप्यूटर्स हो गए वो हमारे लिए एसेट है। तो ये हमारे सब एसेट्स हैं, ठीक है। ये सब छोटी मोटी चीज़ें हैं, आप लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में पता है, मैं फिर भी डिफाइन कर रहा हूँ ताकि किसी को किसी भी पॉइंट में डाउट ना लगे। लाइबिलिटीज़ आर द ऑपोजिट ऑफ एसेट्स, दे आर एनीथिंग दैट कॉस्ट कंपनी मनी। लाइबिलिटीज़ इंक्लूड मंथली रेंट पेमेंट, यूटिलिटी बिल्स, द मॉर्टगेज ऑन द बिल्डिंग एक्सेट्रा। ओके, इसका मतलब तो इसका सिंपल सा मतलब है, किसी ने हमको एडवांस पेमेंट कर दिया और हम पे आउटस्टैंडिंग है, वो हमारी लाइबिलिटी है। हमने रेंट पे नहीं किया पिछले साल का, हमारी लाइबिलिटी है। किसी का सैलरी रोक रखा है, हमारी लाइबिलिटी है। तो ये सब सिंपल चीज़ें हैं, कोई इश्यू वाली बात नहीं है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है शेयर होल्डर इक्विटी इज द डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। इट टेल्स यू द बुक वैल्यू और व्हाट इज लेफ्ट फॉर द स्टॉक होल्डर्स आफ्टर ऑल द डेब्ट हैज़ बीन पेड। यानी कि ये शेयर होल्डर की इक्विटी दिखाता है, जितने भी हमने डेब्ट्स पे करने हैं, हमारे जो इंटरेस्ट पे करने हैं, सब कुछ पे करने के बाद हमारे स्टॉक होल्डर्स को क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, ये उनकी वैल्यू भी शो करता है। एवरी बैलेंस शीट मस्ट बैलेंस फ्रॉम बोथ साइड एसेट्स एज वेल एज लाइबिलिटीज। ये पॉइंट तो हम लोग ज़िंदगी में नहीं भूल सकते हैं, जितने भी हमारे कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं। बैलेंस शीट अगर लास्ट में मैच नहीं हुई तो आपके कॉमर्स पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, ये हमारा बैलेंस शीट का परफॉर्मा। ये परफॉर्मा ज़रूर ध्यान से देख लेना, ये वेरी इंपॉर्टेंट परफॉर्मा है, बिकॉज क्योंकि बैलेंस शीट जो हमारी अब तक चलती आई ना, वो बैलेंस शीट यहाँ नहीं चलेगी। कंपनी बैलेंस शीट चलेगी सिर्फ, और कंपनी बैलेंस शीट को ऐसे दिखाया गया है। और जब आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिक बोला जाए कि हाँ वर्टिकली बैलेंस शीट करना है, तभी आप कंपनी का वो बैलेंस शीट यूज़ करना जो हमने 12th क्लास वगैरह में सीखा था वर्टिकली, वो भी मैं आपको वीडियोज़ में दिखाऊँगा, ठीक है।
फिलहाल के लिए हमारी बैलेंस शीट ये कंपनी बैलेंस शीट है, बट इसको सिंपल बैलेंस शीट की तरह दिखाया गया है। वही एसेट्स का एक हेड बना दिया, उनके अंदर हमारी एसेट्स दिखा दी, करंट एसेट का हेड बना दिया, उसके करंट एसेट दिखा दिया, फिक्टिशियस एसेट्स बना दिया। ठीक है, तो ये बैलेंस शीट को आप ध्यान से देख लेना, इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है, ये मैंने कहा आपको दिखा दूँ। देखो, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। काफ़ी लोगों को इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, डाउट हो जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये पॉइंट्स से कुछ मोटे मोटे मैं आपको इसका मतलब बता देता हूँ। देखो, इसका मतलब क्या है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, इट इज़ द एक्सपेंडिचर which is incurred for acquiring a fixed asset or making addition to existing fixed asset। यानी कि जो हमारे फिक्स एसेट है ना, उसकी वैल्यू बढ़ाने के लिए या उसमें और यूनिट बढ़ाने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जाता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसा नहीं है, इट इज़ एन एक्सपेंडिचर विच इज़ इनकर्ड टू मेंटेन द डे टू डे वर्किंग ऑफ द बिजनेस। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ना हमारे डेली बेसिस के खर्चों में हम लोग करते हैं, खर्चों के लिए करते हैं। ये उसके लिए नहीं होता है, ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता। लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल होता है और ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ठीक है, इट डज नॉट इंक्रीज द लाइफ ऑफ अ फिक्स एसेट। ये लाइफ नहीं बढ़ाता, फिक्स एसेट की बढ़ाता है, ये ऊपर पॉइंट में बता चुका हूँ। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वैल्यू रिड्यूस करने, ये सारे पॉइंट्स याद कर लेना, ये आपको समझ में आने चाहिए, आपको याद होने चाहिए। ठीक है, इट डज नॉट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वैल्यू नहीं घटाता, क्योंकि लॉन्ग टर्म एसेट नहीं है ना, लॉन्ग टर्म चल ही नहीं सकता ये। It is a non-recurring expense. It is a recurring expense. Generally, the benefit of this expenditure is not exhausted in 1 year and is available this एक ईयर के अंदर एग्जॉस्ट नहीं होते, एक ईयर के अंदर एग्जॉस्ट हो जाता है। नॉर्मली द अमाउंट स्पेंड इज लार्ज, द अमाउंट स्पेंड इज रिलेटिवली लो। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी एक्सेट्रा, फर्नीचर आर एक्सपेंसिस। और इसमें हम लोग सैलरी, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन चार्जेस एक्सेट्रा करते हैं। देखो, सिंपल सा ही है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जो कि हम लोग कुछ सर्विस लेने के लिए, किसी चीज़ के लिए करते हैं। मान लो आज मैंने एक लड़का रख लिया सैलरी पे, तो ये ज़्यादा कोई लॉन्ग टर्म नहीं है, ये मंथली एक्सपेंस है। मान लो 2-3 महीने बाद छोड़ के चलेगा, तो लॉन्ग टर्म ऐसे थोड़ी होगी। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यही होता है जो कि शॉर्ट टर्म चीज़ें, हम लोग सर्विसेज लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, किसी भी चीज़ का काम करवाते हैं वो। और कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जो कि हम लॉन्ग टर्म कोई एसेट बना रहे हैं। ठीक है, ये उसके लिए होता है। तो चलिए हम लोग आगे का वो कर लेते हैं, जो हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं। ये सारे थ्योरी हमने संभाल ली हैं, अभी हम बढ़िया सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन है। मैंने ट्राई किया है कि ऐसे क्वेश्चन लो जिसमें आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएं। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है, हम इसको देख लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे इसे पेन में खोल रखा है, और ये भी मैं आपको एक्सेल शीट के अंदर सॉल्व करके दिखाऊँगा। ठीक है, ये जो है आपको एडजस्टमेंट दे रखे हैं ना, पहले हम इसे टिक कर लेते हैं। स्टॉक दे रखा था, ये तो कोई बात नहीं। P&M 10% है, 1/8 ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। तो इन दोनों को हमने टिक कर लिया। देखो, मैंने यहाँ पे सब टिक कर दिए हैं जिन पे हमारी एडजस्टमेंट है। टिक करने का बस यही इशू वो है कि मुझे याद रहेगा कि हाँ, इन पे एडजस्टमेंट्स दे रखी हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। ओके, तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग जो पहली वैल्यू डालने जा रहे हैं, या तो फिर हम लोग लाइन से चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले शेयर कैपिटल हम लोग डाल देते हैं। ये शेयर कैपिटल हमारा जो वैल्यू है, हम देख लेंगे एक बार। शेयर का अभी जो हम लोग वैल्यूज़ है ना, उसको हम लोग अंदर ही रखेंगे। ठीक है, शेयर कैपिटल मैंने जैसा परफॉर्मा बैलेंस शीट का बनाया था, बिल्कुल वैसे ही हम लोग काम करेंगे। शेयर कैपिटल का हमारा इक्विटी शेयर हो गया 50 लाख का, ये हो गया हमारा 50 लाख। ओके, नेक्स्ट 9% डिबेंचर्स। 9% डिबेंचर्स हमारे जो हैं वो इसमें नहीं आएंगे शेयर कैपिटल में, वो हमारा डेप्ट होता है, तो इसलिए जो वो है वो डेप्ट के अंदर जाएगा, इसमें नहीं आएगा। डेप्ट का हम लोग बना लेते हैं। ये मैंने बनाया रिजर्व एंड सरप्लस। ये मैं फॉर्मेट को एक बार रेडी कर लेता हूँ, वरना बाद में क्या है ना, बार बार इश्यू होगा, हम लोग पॉइंट्स को भूलते रहेंगे। परफॉर्मा बहुत ज़रूरी है इसके अंदर। लाइबिलिटीज़ और ये आपका प्रोविजंस। ठीक है, तो लाइबिलिटीज़ के अंदर हमारा 9% डिबेंचर्स, एंड डिबेंचर्स का वैल्यू क्या था 20 लाख। ठीक है, ये हमने वैल्यूज पुट कर दी। लाइन से वैल्यूज पुट करते चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, फ्री होल्ड बिल्डिंग, लेकिन उसमें टिक भी है, याद रखना, उस पर एडजस्टमेंट भी है। ये हो गया हमारा एसेट, और यहाँ पे हम लोग अपने लॉन्ग टर्म एसेट में डाल देते हैं अपना फ्री होल्ड बिल्डिंग। फ्री होल्ड बिल्डिंग की जो हमारी वैल्यू है वो है 40 लाख, कितना है, हाँ 40,50,000। ठीक है, फ्री होल्ड पे हमारा कोई एडजस्टमेंट नहीं है, फ्री होल्ड पे एडजस्टमेंट नहीं है, हटा दो, उसको टिक कर दिया हमने। नेक्स्ट है P&M पे हमारा एडजस्टमेंट है, याद रखिएगा 2,80,000, और P&M का एडजस्टमेंट क्या दे रखा है, डेप्रिशिएट P&M बाय 10%।
तो 10% का डेप्रिसिएशन हम यहाँ पे फाइल कर देते हैं और ये हो गया आपका 2,80,000। ठीक है, तो ये हमारा जो है P&M का वैल्यू आ गया। ठीक है, नेक्स्ट डेटर्स भी हमने पुट कर दिया 9,50,000 का, और आगे की वैल्यूज़ पुट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स से हमारी वैल्यू दे रखी है, ये हमारा दे रखा है 4,25,000। ठीक है, और नेक्स्ट वैल्यू है हमारी BP, बिल्स पेबल। ठीक है, तो बिल्स पेबल हमारा हो गया 3,75,000 का। यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं दिख नहीं रहा। ठीक है, नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, ये भी हम लोग क्रेडिटर्स में भी नहीं है। देखो अंदर वैल्यू उसी का लिखते हैं जिसका कोई वो हो, जिसका कोई एडजस्टमेंट हो। जिसका एडजस्टमेंट नहीं है उसकी वैल्यू हम सीधा बाहर पुट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ गया परचेस। परचेस हमारा कितना दे रखा है यहाँ पे 19,75,000। डेबिट साइड देखना, कंफ्यूज मत होना। 19,75,000 परचेजेस हो गया। ठीक है, और हमारा सेल भी दे रखा है, सेल भी हाथों हाथ चढ़ा लो, बाय सेल्स। ये परफॉर्मर में टू और बाय लिखना जरूर याद रखना है, मैं बार बार भूल जाता हूँ, आप लोग मत भूलना। तो बाय सेल्स हो गया हमारा, सेल हो गई हमारी 45,25,000 की। उसके बाद है हमारा प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स। प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स तो हमारा डेटर में से माइनस होगा, राइट। तो डेटर में से माइनस होगा और हमारे P&L में जुड़ेगा। याद है ना, हम लोग ट्रेडिंग और P&L का अकाउंट साथ में बनाते हैं, और एप्रोप्रिएशन भी इसमें अलग से बनेगा, नीचे आगे बनाऊंगा अभी। तो प्रोविज़न फॉर डेब्ट्स हो गया हमारा 45,000। हाँ, हमने एक गलती कर दी। देखो यहाँ पे क्रेडिट साइड में दे रखा है प्रोविज़न फॉर BD, ध्यान रखना इन चीज़ों का। ठीक है, तो ये हमारा डेबिट साइड में नहीं आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। यानी कि इसका यूज़, इसका क्रेडिट साइड का मतलब है कि ये BD का हमने जो प्रोविज़न बनाया था ये अनयूज्ड है, अब ये वापस हमको रिटर्न हो रहा है, तो ये हो गया हमारा क्रेडिट साइड में। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा बैड डेब्ट्स है ये आ जाएगा नेक्स्ट वैल्यू। प्रोविज़न फॉर BD तो हमने यहाँ पे डाल दिया प्रोविज़न। ठीक है, नेक्स्ट हमारा BD है 25,000 का, ये हमने यहाँ पुट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट जनरल रिजर्व्स 3,50,000। तो जनरल रिजर्व्स हम लोग पुट करने जा रहे हैं, और ये जो नेक्स्ट हमारी वैल्यू है 75,000 की, कॉलिन एरियर्स। कॉलिन एरियर्स कहाँ आएगा बताओ। कॉलिन एरियर सिंपल है, जो शेयर कैपिटल है उसमें से लेस होगा। कॉलिन एरियर से मतलब कॉल जो बचा हुआ है वैल्यू, ठीक है, जो कि अभी रिसीव नहीं हुआ है, तो ये इसमें से माइनस हो जाएगा 75,000 वैल्यू। ओके, नेक्स्ट है गुडविल। गुडविल है 3 लाख की। गुडविल हमारी क्या होती है, ये जो गुडविल है ना ये हमारी एसेट है। ठीक है, तो गुडविल हमने पुट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, इंट्रीम डिविडेंड 4,92,500। ओके, इंट्रीम डिविडेंड जो है ये हम लोग पुट कर लेते हैं, ये हमारे प्रोविजंस में आएगा इंट्रीम डिविडेंड। फिलहाल हम कैसेट बैंक डाल लेते हैं 1,60,000 है ना, राइट। मैंने सर्कल मार दिया है इन दो चीज़ों पे, एक तो P&L अकाउंट की वैल्यू और इस पे अभी हम लोग वर्किंग करेंगे। ठीक है, आगे 1,60,000 कैसेट बैंक के बाद हमारा क्या है, वेजेस। तो वेजेस हम लोग पुट करेंगे, वेजेस एंड सैलरीज। ये वेजेस है इसलिए दैट्स वाई यहाँ पे आ रहा है, याद रखना। सैलरीज नहीं है, ऑफिस का एक्सपेंस नहीं है, फैक्ट्री का है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 6,95,500। नेक्स्ट ऑफिस एक्सपेंसेस एज इट इज़, जैसा मैंने बोला था, इसकी वैल्यू हम लोग पुट कर लेते हैं। ये 2 का बार बार मुझे इशू होता है, आप लोग याद रखना। 2 और बाय फॉर्मेट के हिसाब से चलना बहुत ज़रूरी है। 2 और बाय का याद रखना, 2 कहाँ पुट करना, बाय कहाँ। 77,000 का ऑफिस एक्सपेंस हो गया। ठीक है, और ये है आपका 2 सैलरीज। सैलरीज एक्सपेंस हमारा 5,15,000 दे रखा था, पुट कर दिया। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ये भी हमारा एक्सपेंस है, 19,000 आ गया इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ वो डिवेंचर। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हम लोग इशू पुट कर देते हैं 90,000। ओके, इस पर भी हमने टिक कर रखा है, याद रखना। इस पे जो हमारी वैल्यू है ना उस पर हम लोग डबलिंग करेंगे। इसमें मैं बोला था कि जो हमारा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है वो हाफ ईयर का दिया गया है, और सिंपल सी बात है 9% है हमारा डिवेंचर, उसका इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट 1,80,000 बनेगा। तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हमारा बचा 90,000 का। 90,000 हमने पे कर दिया, 90,000 हमारा आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, तो टोटल हुआ 1,80,000 का। ओके, नेक्स्ट जो, और ये हम लोग यहाँ पे भी पुट कर देते हैं हाथ वरना भूल जाएंगे। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। ठीक है, इसके बाद हमारा है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स।
तो ये हम लोग पुट करेंगे। देखो क्या है, ये वैल्यू ऑलरेडी ज़ीरो हो चुकी है, लेकिन हमें शो करना बहुत ज़रूरी है। तो ये 40,000 दे रखा था, ये मैं यहाँ पे शो करके दिखा देता हूँ बैलेंस शीट के अंदर। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, इसने बोला था कि ये 1/8 ऑफ द डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर जो है राइट ऑफ होगा। तो 40,000 का हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं। और इसकी जो 5,000 की वैल्यू अभी पुट करनी है, उससे पहले क्लोजिंग स्टॉक हमारा बैलेंस शीट में आ गया और सेल में आ गया। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू था 8,75,000। हमने ट्रेडिंग अकाउंट में भी पुट कर दिया और बैलेंस शीट में भी कर दिया, करेक्ट। नेक्स्ट हम लोग अब क्या करने वाले हैं, देखते हैं। अब कोई एंट्री तो नहीं बची हमारी, जो हमारी एंट्री है नहीं, अब कोई एंट्री तो शो नहीं कर रही है जो बच गई हो, तो कोई एंट्री तो नहीं दिख रही है। नेक्स्ट अभी हम लोग क्या रह गया हमारा, प्रोविज़न। तो पहले तो प्रोविज़न बैलेंस शीट में हम लोग पुट कर दें। ये रह गया था 45,000 का प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। 45,000 5% है, 47,500। और ये माइनस करके जो वैल्यू आएगी 9,25,500। ओके, नेक्स्ट है हमारा, और क्या एंट्री रह गई, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हो चुका है, इनकम टैक्स हो करना है। और ये जो पॉइंट है ना, देयर इज़ अ क्लेम, इसका मैं अभी आपको समझाऊंगा लास्ट में एकदम, इसका वैल्यू एक्चुअली आना ही नहीं है। तो है ना, एक हमारे यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक रह गया, ओपनिंग स्टॉक पुट कर देते हैं। ओपनिंग स्टॉक, इसका वैल्यू है, ये हमसे पॉइंट मिस हो गया था, 7,50,000, ठीक है। लास्ट पॉइंट करना नहीं है। एंड इसके बाद अब आपके पास कुछ भी नहीं बचा, अब आपके पास इंटरिम डिविडेंड बचा है और ये बचा है पीएनएल। तो अब पीएनएल निकाल, अब सीधा पीएनएल की वर्किंग करनी है हमको, ठीक है। और टू डेप्रिसिएशन की वैल्यू मैं पुट कर दूँ। डेप्रिसिएशन हम लोगों ने वहाँ पे माइनस किया, पर यहाँ पे पुट नहीं किया। 2,80,000। एंड और कुछ हम लोग ऑमिट कर रहे हैं, नहीं और कुछ नहीं लग रहा है। 2 प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ये हमने वहाँ जो 5% कैलकुलेट किया उसकी वैल्यू यहाँ पे आएगी। कई बुक्स में अगर आप देखेंगे तो जो डाउटफुल डेब्ट्स है ना, इसको यहीं पे पुट करके 7,500 45 दिखा करके माइनस करके यहीं पे दिखा दिया गया। देखो दोनों का फ़र्क वही पड़ रहा है, चाहे आप ऐसा शो कर दें चाहे वैसा शो कर दें, एक ही बात है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट सबका टोटल कर लेते हैं, और ये हमारा जो प्रॉफिट निकलेगा दिस माइनस में, ये कैसा है कल फॉर्मूला, सॉरी, ये हमारा 5 लाख, ये 54 का हो गया। और दिस माइनस दिस, और ये हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट आया है वो आया है 19,79,500 का, ठीक है। तो यही हमारा जो जीपी है ये आगे पुट कर देंगे हम लोग हमारे पीएनएल के अंदर, बाय ग्रॉस प्रॉफिट 19,79,500। इनका टोटल कर लेते हैं। इनका टोटल हमारा निकला 20,24,500। और इन सब को माइनस करने के बाद सम का फॉर्मूला लगा देता हूँ सीधा, इससे क्या आप लोगों की एक्सेल की प्रैक्टिस भी होती रहेगी। तो ये हो गया हमारा 8,95,000। और यहाँ पे एक एंट्री है, यहाँ पे बोला था इनकम टैक्स प्रोवाइडेड 50%, तो 50% इनकम टैक्स प्रोवाइड करके इनकम टैक्स प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स 40% हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं इसका, 50% सॉरी, यानी डिवाइड बाय 2 सीधा डायरेक्ट। और ये हमारा नेट प्रॉफिट आ गया 4,47,500, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पुट करते हैं। अब यह जो हम लोग नीचे बनाने जा रहे हैं ना, अलग से ये एप्रोप्रिएशन का कॉलम है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन का। मैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन का एक और सिंगल वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये अकाउंट जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिलहाल के लिए एनपी हो गया हमारा 4,47,500। और एनपी में अब हमारी बाकी पीएनएल अकाउंट हमारे पास ऑलरेडी दे रखा था, तो बैलेंस बीडी आ जाएगा 2,75,000 का। बैलेंस बीडी को आपको ऊपर शो करना है, फिलहाल मैंने नीचे कर दिया है, बट आगे ऐसा मत करना। उसके बाद हमारा इंटरिम डिविडेंड जो हमको पुट करने के लिए दे रखा था यहाँ पे, इंटरिम डिविडेंड हमारा पुट हो जाएगा 4,92,500 का। और उसके बाद हमारा जो कॉर्पोरेट डिविडेंड है, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स 12.5%, वो भी हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं। और कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स जो है ना, वो इंटरिम डिविडेंड की वैल्यू पे कैलकुलेट होगा। इंटरिम डिविडेंड की जो वैल्यू है उस पर 12.5% कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। और कई केसेस में जहाँ इंटरिम डिविडेंड नहीं होता, वहाँ पर ये कैलकुलेट होता है हमारे जो इक्विटी शेयर्स हैं इनके डिविडेंड के बेसिस पर। वो ऐसा क्वेश्चन भी आपको दिखाऊंगा मैं, ठीक है। फिलहाल के लिए अभी इस पर 12.5% कैलकुलेट किया, इसकी वैल्यू पुट हो गई। और नेक्स्ट जो हमारा दे रखा है टू नेट प्रॉफिट, और हमारा नेट प्रॉफिट आ गया
1,68,437 का, ठीक है। अब ये नेट प्रॉफिट का हम लोग शेयर कैपिटल के इक्विटी शेयर के अंदर पुट करेंगे, नेट प्रॉफिट इसमें ऐड ऑन करेंगे 168,437, ठीक है। वैल्यूज़ इनका सम कर दिया हम लोगों ने और ये हमारा इक्विटी शेयर भी आ गया फाइनल। और कोई तो एडजस्टमेंट बचा नहीं है हमारा, तो सबका टोटल करके चेक कर लेते हैं। प्रोविज़न्स बचा है, सॉरी, अभी प्रोविज़न्स जो है इसमें हमारा आ गया सबसे पहला ये प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स, इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी 447,500। नेक्स्ट है हमारा द कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, तो ये हमारी वैल्यू पुट हो जाएगी 61,563। एडजस्टमेंट थी डबल एंट्री, डबल बुक कीपिंग, याद रखिएगा, गोल्डन रूल है हमारा अकाउंटिंग का। अब इन सब का हम लोग सम कर लेते हैं और जो इन सब का सम आएगा ये है 88,425,00 और ये हमने यहाँ पुट किया है। एग्जैक्टली हमारी बैलेंस शीट मैच हो चुकी है, वेरी गुड। फर्स्ट टाइम में बैलेंस शीट मैच होने का खुशी जो होता है वही अलग होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है ये, अब इसमें ना मुझे 2 पॉइंट्स बोलने हैं, वर्किंग नोट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट्स हैं, ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा ये है, जो हमारा इसमें दे रखा था वर्कमैन का, द वर्कमैन कंपनसेशन इज़ एन कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी ऑफ अ कंपनी, वो अचानक से एक लाइबिलिटी आई गई थी तो इसलिए इसमें पुट करके नहीं दिखाई गई है, वो बात के लिए है। और स्टैट्यूटरी रिजर्व है, स्टैट्यूटरी रिजर्व इज़ नॉट मेड बिकॉज डिविडेंड इज़ लेस दैन 10%। ये याद रखना हर क्वेश्चन में, जहाँ पे भी डिविडेंड 10% से अबव हुआ वहाँ पे स्टैट्यूटरी रिजर्व बनाना मैंडेटरी हो जाएगा, आप लोगों को 5% का स्टैट्यूटरी रिजर्व बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन में अलग से मेंशन नहीं होगा कहीं पे, ये पॉइंट बहुत दिक्कत करेगा, सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा सिर्फ इस एक पॉइंट की वजह से, ठीक है। तो चलिए हमारा क्वेश्चन है, आज हमारा यहाँ चैप्टर कंप्लीट हुआ। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई बट मैं नहीं चाहता कि एक एक चैप्टर को हम 3-3 4-4 पार्ट में देखें, तो इसलिए मैंने एक ही पार्ट में इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट किया। इसके मैं कुछ क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करूँगा, उन क्वेश्चन से आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड और सब्सक्राइब द चैनल और आगे क्लासेस के लिए वेट करो और एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करो जल्द से जल्द।